अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्कूल ऑफ थॉट। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके एडिशनल 2 मिनट लूँगा, चूँकि मैंने कुछ जनरल बातें वो डिस्कस करनी है जो शायद मैं समझता हूँ मैंने पहले डिस्कस नहीं की हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसएस के बारे में ये कहा जाता है कि बेसिकली ये 2 पेपर का एग्जाम है, इंग्लिश प्रेसी और इंग्लिश एसे। मैं इंग्लिश प्रेसी को भी कंसिडर नहीं करता चूँकि उसे पास करना मुश्किल नहीं है, वो उसकी ब्रेकेज मौजूद है। आप सिर्फ अगर वोकेबलरी को ही अच्छे से तैयार कर लें फिर भी आपके पास होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि 20 नंबर की वोकेबलरी उसने आपको देनी ही देनी है। अगर आपके 15, 18 या 20 भी इवन बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप उसके अंदर बाकी 20, 25 या 22 नंबर लेना कोई मसला नहीं है 80 में से। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप वोकेबलरी पे फोकस करें, उसने 20 नंबर की देनी ही देनी है, या तो वो 20 के 20 सही होंगे या तो वो 20 के 20 गलत होंगे। ये तो हो गया प्रेसी का। बात करते हैं ऐसे के ऊपर। ऐसे चूंकि आपने एक टॉपिक उठाना है, उसके ऊपर 2500 से 3000 अल्फाज लिखने हैं और एग्जामिनर ने आपकी बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है। ऐसे के लिए एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सिंपल इंग्लिश, जो कि अगर कोई बच्चा भी पढ़े ना तो वो समझ जाए आपने जो लिखी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हो सकता है मैंने जो एसेज लिखे हों कुछ उनके अंदर आउटलाइन छोटी बनी हो, आपने वो नहीं करना। आउटलाइन मिनिमम आपकी 2.5 पेज से कम की नहीं होनी चाहिए। ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, 2.5 पेज से छोटी आपने कभी भी नहीं बनानी। लीगल साइज का आपको पेपर आएगा, ग्रीन उसकी लाइंस होंगी, हाफ पेज पहला होगा, बाकी आपके फुल पेजेस होंगे। वो हाफ पेज यूटिलाइज करें, उसके बाद 2 पेज यूटिलाइज करें, अपनी बेहतरीन सी आउटलाइन बनाएं और आगे उसे स्टार्ट करें। फिर आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये 3 एरियाज। अब बात करते हैं नेक्स्ट। एग्जामिनर 10 पेपर आप क्वेश्चंस पूछता है आपसे, ये 10 ऐसे पूछता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि वो खुद भी 10 के 10 के अंदर एक्सेप्शनल हो। वो एक्सेप्शनल बन जाता है इस तरह के, जब वो इतने सारे पेपर चेक करता है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है किसने सही लिखा है किसने गलत लिखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसके पास मौजूद है, आप ये देखें कि आपका पेपर चेक करने वाला कोई इंग्लिश का उस्ताद है। वो हर गलती माफ़ कर सकता है, वो ग्रामर की गलती नहीं माफ़ करता, क्योंकि उसके पास खुद ग्रामर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो ग्रामर को देखते ही समझ आता है गलत है कि सही है। लिहाजा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सिंपल से सिंपल इंग्लिश, 100% करेक्ट आपकी ग्रामर हो। अगर आपको लगे कि मेरा कोई एक अदा, चूंकि हो जाता है जब आप इतना ज़्यादा लिखते हैं कि आप कोई ना कोई पॉइंट मिस कर जाते हैं या कोई ना कोई आपसे गलती हो जाती है कंसेप्चुअल। लेकिन आपको इस बात का की एश्योरेंस होनी चाहिए कि मैंने जो भी लिखा है वो ग्रामेटिकली 100% है, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर मुझे पीछे पेज पलट के देखना पड़ रहा है तो वो फिर मेरा बहुत बड़ा नुकसान है। अब बात करते हैं कि इस टॉपिक में हमारे लिए क्या क्या है। इंट्रोडक्शन स्पेसिफिक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से समझ सकें। फिर एविडेंस देंगे जो ग्लोबल वार्मिंग का है, आईपीसीसी ने हमें दिया। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या है जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेजर कंट्रीब्यूटर है। फिर कॉजेज़ की तरफ आएंगे, ह्यूमन कंट्रीब्यूशन देखेंगे, उसमें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फर्दर उसके अंदर डिफॉरेस्ट्रेशन है, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है, और डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये कुछ चीज़ें हम पहले अपनी आउटलाइन के अंदर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर्स। चूँकि जब जंग होती है तो आपको पता है कि दरख्तों को भी आग लगाई जाती है, जंगलों को भी जलाया जाता है, उसके अलावा केमिकल वेपन्स यूज़ किए गए। नेचर कंट्रीब्यूशन जो है, इसके अंदर 2 पॉइंट बनते थे लेकिन मैंने एक लिया है वोल्केनोज का, दूसरा पॉइंट वाइल्ड फायर्स का था। लेकिन वाइल्ड फायर्स के अंदर एम्बिगिटी ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह नहीं है, ये ह्यूमन एक्टिविटी है। लिहाजा मैंने वाइल्ड फायर्स को निकाल दिया है और मैंने सिर्फ जो वोल्केनोज है उस पर इसको लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, ये क्या क्या थ्रेट्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो सकती हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स उन वो तेज़ हो सकते हैं, फिर इंक्रीजिंग सी लेवल हो सकता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन है, फूड एंड वाटर इनसिक्योरिटी है, और उसके बाद एक्सटिंक्शन ऑफ वेरियस स्पीशीज है। अगर आप इस इम्पैक्ट्स का फ्लो देखें, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग की वजह से सी लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल के बढ़ने से डिजर्टिफिकेशन होगी, डिजर्टिफिकेशन की वजह से आपके पास फूड एंड वाटर इनसिक्योरिटी होगी, और उसके बाद लोग मर जाएंगे। मतलब एक फ्लो के अंदर चल रही है हर चीज़, ऐसा नहीं है कि पहले एक्सटेंशन ऑफ वेरियस स्पीशीज होगी उसके बाद एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ग्लोबल इनिशिएटिव टू
काउंटर ग्लोबल वार्मिंग, हमारे पास ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम इसे काउंटर कर सकते हैं? एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में, ये सबसे पहला था। फिर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, लेकिन इससे पहले अर्थ समिट है, लेकिन ये चूंकि जॉइंट पैराग्राफ्स हैं इसलिए मैंने इसे 1997 के इवेंट को पहले लिख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अर्थ समिट 1992 का। चूंकि ये 3 इनिशियल आपके प्रोटोकॉल्स थे, इनका जिक्र किए बगैर आपने पेपर को नहीं लिखना। उसके बाद आ जाते हैं बाकी जितने भी अगर इम्पोर्टेंट है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके अलावा किगाली एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था 2016 का, बाली एग्रीमेंट भी हुआ है, कोपेनहेगन भी है। लेकिन आप उनको ना लिखें तो बेहतर है, आपका पेपर की लेंथ बढ़ती जाएगी और उसका आपको इतना कोई खास फायदा नहीं है। जिस साल में आप अपियर हो रहे हैं उससे पिछले साल में अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है या उससे रेलिवेंट डाटा आपके जहन में है तो वो आप लाजमी लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रेमेडीज़ क्या हैं कि आप ग्लोबल वार्मिंग को ओवरकम कर सकें। एक तो आप फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है उसे कम करेंगे। उसके बाद हमारे पास है रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनकी तरफ मूव करेंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कंसिडर करेंगे एज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। और उसके बाद डेवलपिंग न्यू लो कार्बन एंड ज़ीरो कार्बन टेक्नोलॉजीज, promoting clean fuel vehicles, forestation can mitigate global warming. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसमें होगा रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ग्लोबल कंट्रीब्यूशन या ग्लोबल कॉपरेशन भी हम इसे लिख सकते हैं। और लास्ट हमारे पास कंक्लूजन होगा। इंट्रोडक्शन है हमारे पास। बेसिकली ये टॉपिक जनरल साइंस एंड एबिलिटी का है और इसको जनरल लिखना इतना आसान नहीं होता, इसलिए हम इसको सीधा सीधा लिखेंगे, स्पेसिफिक लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है। ग्लोबल वार्मिंग का बताया कि वो ग्रेजुअल इन राइज है आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अंदर। वजूहात उसकी नेचुरल इवेंट्स भी हैं, उसके बाद ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस भी हैं, उसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए हैं, अर्थ को काफ़ी नुकसान आते हैं, ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स, एनिमल्स और आपके जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको काफ़ी मसला है। काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, ग्लोबल एजेंडा के ऊपर अब ये डिस्कस होता है, मीटिंग्स होती हैं, एनुअली होती हैं। और उसके अलावा ये इन्वायरमेंटल चैलेंज सोल इन्वायरमेंटल चैलेंज है, मुश्किल टास्क है लेकिन फिर भी अनमैनेजेबल नहीं है। यहाँ पे असेंशियल ये है कि हम ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को समझने के लिए पहले इस फिनोमेना को समझ लें, उसके बाद हम उसके कॉजेज़ को, फिर उसकी रेमेडीज़ को समझ लें। ये सारा कुछ हमने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट टू नो द ग्लोबल वार्मिंग। देखिए हमने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, लेकिन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फंक्शन किस तरह करता है वो जब हम ग्रीन हाउस गैस को एक्सप्लेन करेंगे तो हम साथ ही ग्लोबल वार्मिंग को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। टेम्परेचर फंक्शन इस तरह करता है कि जब सूरज की तरफ से आपकी हीट एनर्जी आती है तो ज़मीन के साथ लगने के बाद कुछ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ग्रीन हाउस गैसेज मौजूद हैं जिन्हें हम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और वाटर वेपर्स के नाम से जानते हैं। ये इंट्रैप कर लेती हैं उन हीट एनर्जी को और उसके बाद दोबारा उसे ज़मीन की तरफ भेजती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से आपकी अर्थ का टेम्परेचर बनता है। तो हमने ये सारा कुछ इसके अंदर डिस्कस कर लिया और उसके बाद हमने बताया कि अगर ये गैसेस मौजूद ना हो तो टेम्परेचर कितना हो सकता है, 15 to 200 डिग्री सी के दरमियान हो सकता है। और इसी तरह सच इफ मोर सच गैसेस आर एडेड टू द एटमॉस्फेयर द अर्थ टेम्परेचर वुड इंक्रीज अकॉर्डिंगली। जाहिर है कि ऑलरेडी एक नेचुरल गैस वहाँ पे मौजूद है, हम आर्टिफिशियली वहाँ पे मज़ीद गैसेस जब भेज देंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा हीट एनर्जी को स्टोर कर लेंगी, एंट्रैप कर लेंगी और वापस वो ज़्यादा ही हीट एनर्जी को ज़मीन की तरफ भेजेंगी। ये एक प्रोसेस है। नेक्स्ट पैरा। अभी तक हमने बता दिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह काम करता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब हम बताएंगे कि हमारे पास एविडेंस क्या है इस चीज़ का। हमारे पास एविडेंस है यूनाइटेड नेशंस का IPCC, उनकी रिपोर्ट के तहत क्लियर एविडेंस मौजूद है कि आपका टेम्परेचर राइज हुआ है, आपका सी लेवल राइज हुआ है। फर्दर वो ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपका टेम्परेचर 1.4 से 5.8 डिग्री सी राइज होगा, सी लेवल भी आपका 20 से 88 सेंटीमीटर तक राइज होगा बाय द ईयर ऑफ 2100। और उसके अलावा जो मेजॉरिटी साइंटिस्ट हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, IPCC है, ये सारे इस बात पे इत्तफाक रखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ जाना है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है और
इसकी मेजर वजूहात आपकी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना और डिफॉरेस्ट्रेशन है, लेकिन ये सिर्फ दो वजूहात नहीं है, वजूहात और भी काफ़ी सारी हैं। ये सारा कुछ हमने इस पैरा के अंदर डिस्कस कर लिया। 3 के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेजर कंट्रीब्यूटर हैं ग्लोबल वार्मिंग की। साइंटिस्ट का इस बात पे इत्तफाक राय है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ पिछले कुछ सालों के अंदर, कुछ डेकेड्स के अंदर इस तरह की रही हैं जिसने ग्लोबल टेम्परेचर को, एवरेज टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। कॉन्सिक्वेंटली ये डिबेट जो है वो शिफ्ट हो रही है कि आप, चूँकि बढ़ तो अब वो चीज़ गई है, इम्पैक्ट्स भी कुछ नज़र आने लगे हैं, कुछ आपको नज़र आएंगे विद पैसेज ऑफ टाइम। तो हमें इस चीज़ को कम करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए, स्पेशली CO2 लेवल्स को, इसके फ्यूल फॉसिल कंबस्शन जो है उनको, उसके बाद एरोसोल्स के यूज़ को और मुख्तलिफ चीज़ों को, डिफॉरेस्ट्रेशन को और ओजोन डिप्लेशन को कम करने के लिए इकदाम करने चाहिए। तो ये सारा कुछ इन लोगों का इत्तफाक़ राय है कि ह्यूमन कंट्रीब्यूशन हुई, लेकिन जो हो गया वो हो गया, अब आगे की तरफ देखें और अब इन इम्पैक्ट्स को कम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज़। मैंने इसके अंदर गाड़ियों वाला कॉज नहीं लिखा, जिसके अंदर आपके एग्जॉस्ट की वजह से जो धुआं निकलता है उसके अंदर जो कार्बन के एलिमेंट होते हैं वो जाके मिलते हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहें आप लाजमी लिखें। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जब होती हैं तो कार्बन का कंटेंट एमिट होता है। जब आप कोयले को जलाते हैं, जब आप तेल को इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, स्पेशली अगर आप इसको बात करें बिजली बनाने के लिए, तब काफ़ी हद तक CO2 एमिट होता है। हमने इस चीज़ को पढ़ा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इस तरह काम करता है कि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ गैसेज हैं और वो गैसेज हमारे टेम्परेचर को बनाए रखती हैं। जब हम उस CO2 में मज़ीद CO2 ऐड करते हैं तो ज़ाहिर है हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग। ये पॉइंट हमारा बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स का। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक फैक्टर है, क्योंकि इंडस्ट्री के लगने की वजह से आपके फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड बढ़ गई थी। आपकी इंडस्ट्री काम करती है हीट एनर्जी के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और उसके लिए अल्टीमेटली आपको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गई, और वो सारी चीज़ें फिर वही कुछ करती हैं, कार्बन को जला के आपको CO2 या दूसरे ख़तरनाक गैसेस आपके एटमॉस्फेयर के अंदर भेजती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हुई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो काफ़ी सिटीज़ नई बनाई गई और उसके लिए डिफॉरेस्टेशन भी हुई थी। तो ये सारा कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मिल के कंट्रीब्यूट करता है आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिफॉरेस्ट्रेशन का। देखें, आबादी जैसे जैसे बढ़ी, हमारी ज़रूरियात बढ़ती गई। हमने क्या किया, हमने पहले ही अपनी ज़रूरियात लकड़ी, पाम ऑयल, उसके अलावा पेपर को बनाने के लिए पहल काफ़ी सारे फॉरेस्ट का सफाया किया। उसके बाद जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए, हम अर्बनाइजेशन की तरफ गए, तब भी हमने यही कुछ किया। हमने जो जंगलात हैं उनका सफाया करना शुरू किया, वहाँ पे अपने शहर बसाने शुरू किए, वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगानी शुरू की। इस सारे अमल के अंदर नुकसान क्या हुआ, हम इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि जो आपके पौधे होते हैं, जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं, और जब वाफर मिकदार में वो सारे के सारे जिनका सफाया कर दिया जाता है, जिनको काट दिया जाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उनके अंदर स्टोर होगी वो कहाँ जाएगी, वो वहाँ से निकल के सीधी एटमॉस्फेयर में जाएगी, और जब CO2 का वहाँ पे कंटेंट बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी। नंबर 7 है हमारे पास, और पैरा नंबर 7 के अंदर हमारे पास पॉइंट है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखें, जैसे मैंने अभी रिसेंटली डिस्कस किया कि डिफॉरेस्टेशन हमारी आबादी की वजह से हुई, हमारी आबादी बढ़ी, हमें शहरों की ज़रूरत पड़ी, हमने और इंडस्ट्री लगानी थी, हमने ये सारा कुछ किया। इसी तरह जब हमारी आबादी बढ़ी, हमारी खुराक की तलब बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, हमने एग्रीकल्चर के वो तरीके ढूंढने की कोशिश की है जो हमें जल्द से जल्द मास प्रोडक्शन दें। तब हमने फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि फर्टिलाइज़र हमें नुकसान कितना दे रहे हैं। प्रोडक्शन तो हमने बढ़ा ली, लेकिन जो हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए उन्होंने हमें नुकसान बहुत दिया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी कार्बन इसी में आते हैं। अगर आप साइंस के आप ज़्यादा अच्छे जानते होंगे, तो वो सारा कुछ इमिट हो के कहाँ जाता रहा, आपके एटमॉस्फेयर में, और कंट्रीब्यूट करता रहा आपके ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। पॉइंट हमारे पास है ओजोन की डिप्लीशन हुई है ह्यूमन कंट्रीब्यूशन की वजह से। ओजोन लेयर एक अर्थ के इर्द गिर्द बारीक लेयर है जो हमें प्रिवेंट करती है अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन से।
अब हुआ ये कि जो हमने हार्मफुल गैसेस यहाँ से एमिट की वो जाके आपकी कहीं पे लिखने में ये आता है कि होल्स कर दिए हैं ओजोन के अंदर, कहीं पे लिखने में ये आता है कि मज़ीद उसे थिन कर दिया, जिसकी वजह से मज़ीद रेडिएशन आपकी अर्थ के अंदर आती हैं। और उसके अलावा कुछ गैसेस ऐसी आती हैं जो कि आपकी मौजूदा ग्रीन हाउस गैसेस के साथ मिल के ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर भी एक कंट्रीब्यूटर है जिसकी वजह हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं। हमारे पास है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर्स। हमने जब भी डिस्ट्रक्शन और वॉर की बात की है तो हमें यही पता है कि जानी और माली नुकसान होता है, यानी सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होते हैं। लेकिन हमने कभी इन्वायरमेंटल के ऊपर उसका गौर नहीं किया, लेकिन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स अब इसके मौजूद हैं। हमने जंगलात को जलाया, हमने जंगलात को तबाह किया जंगों के पीछे, लोगों की जानें ली, केमिकल वेपन इस्तेमाल किए, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए, उनसे सारे का सारा इकोसिस्टम तबाह बर्बाद हो गया। जब उनकी गैसेज एमिट हुई या उनके अपना जो केमिकल्स थे उनमें मौजूद वो खला में जाके मिले, तो उन्होंने भी ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन किया। हमने एग्जांपल में वर्ल्ड वॉर 1, 2, वियतनाम वॉर, रवांडन सिविल वॉर, कोसोवो और गल्फ वॉर का जिक्र किया। उसके अलावा सीरियन सिविल वॉर के अंदर भी इंकशाफ हुआ था कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं। ये सारा कुछ हमने मेंशन कर दिया, साथ में लिख दिया कि हीनियस क्राइम है। और इसके वैसे तो बाकी सारे बात करते हैं लेकिन इन्वायरमेंटल के ऊपर कोई ख़ास बात नहीं करता। पैराग्राफ हमारे पास है नेचर कंट्रीब्यूशन का, जो कि हमने वोल्केनोज में लिखा है। वाइल्ड फायर्स का मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर मिक्स रिव्यूज़ हैं। कुछ लोगों का या कुछ जगहों पे ये लिखा हुआ है या ये बात लिखी है कि इसके पीछे क्यों ना कोई ह्यूमन एक्टिविटी लाजमी मौजूद होती है, जैसे कि फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल हो गया। स्पेशली अगर नॉर्थ अमेरिकन या साउथ अमेरिकन साइड की बात करें तो वहाँ पे मेजरली यही वजूहत रहती हैं। अगर उसके अलावा कुछ एरियाज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी लाजमी मौजूद होती है, या वाकई कुछ जगहों का टेम्परेचर इस तरह का होता है कि वो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं वहाँ पे। तो इसके ऊपर एम्बिगिटी है, लिहाजा इस पॉइंट को मैंने नहीं लिखा। इरप्शन ऑफ वोल्केनोज की बात करेंगे। ज़मीन के अंदर से जब लावा ज़मीन उगल देती है, पहाड़ों से वो निकल आता है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि उसके साथ काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है। और वो इतना धुआं होता है कि वो आपके जो बादल हैं या आप वो उनको सारा काला कर देता है। वो क्या है? वो गैसेस निकल रही हैं ज़मीन अपने अंदर से, अपनी तपिश उगल रही है, उसके साथ जो गैसेस आ रही हैं उनके इरप्शन में वो नुकसान दे रही हैं आपके इन्वायरमेंट को। जब वो आपकी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वहाँ पे गैसेस मौजूद हैं, CO2 मौजूद है, मीथेन मौजूद है ग्रीन हाउस गैसेस में, जब वो इनके साथ मिलेंगी तो ज़ाहिर है कि वो कंट्रीब्यूट कर जाएंगी आपके इन्वायरमेंटल, आपके ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है इसका पॉसिबल इम्पैक्ट्स का ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पॉसिबल इम्पैक्ट्स और थ्रेट्स एक ही चीज़ है। पॉसिबल इम्पैक्ट वो इम्पैक्ट जो होने वाले हों या जो हो सकते हैं। थ्रेट्स भी वही चीज़ जिसका खतरा आपको लाहक है, अभी नहीं हुई, चाहे कल हो जाए या परसों हो जाए या 20 साल बाद हो जाए, यानी इन फ्यूचर हो जाए, वो थ्रेट होते हैं। मौजूदा वक्त में वो नहीं होते। तो इसी तरह एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो सकती हैं अगर ये ग्लोबल वार्मिंग का सिनेरियो चलता रहता है तो। उसमें क्या होगा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के अंदर, आपके एक्सट्रीमली हॉट हो सकता है, कुछ जगहों पे एक्सट्रीमली कोल्ड भी लिखा है। हैवी रेनफॉल्स होंगी, फ्लड्स होंगे, ड्रॉट्स होंगे, स्नोफॉल, हीट वेव्स होंगी। ओशन जो एसिडिफिकेशन है उसके ऊपर मिक्स रिव्यूज़ हैं। उसमें कुछ कहते हैं कि ये मिथ है, कुछ कहते हैं कि है। ये आपकी मर्जी है, आपने इसे एक्सप्लोर करना है पॉइंट को या नहीं करना। फर्दर इसके अंदर हमने लिखा है कि अगर ये कुछ होता है तो फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे, विंड की स्पीड बढ़ जाएगी। यानी कि अल्टीमेटली हमने इसमें बता दिया कि सिर्फ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से काफ़ी सारे नुकसानात हो जाएंगे। और इन सब की वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। नंबर 12 है हमारे पास कि जब एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई तो फिर क्या होगा? फिर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होंगी। हम बर्फ़ निकाल के फ्रिज से बाहर रखते, थोड़ी देर बाद वो पिघल जाती है। वजह क्या है? क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर फ़र्क है। इसी तरह जब आपका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बदल जाएगा, आपके ग्लेशियर्स पहले से तेज़ी से मेल्ट होंगे। और हम इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि ये जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ये ग्लेशियर्स पिघल के रिवर्स के अंदर आते हैं और हम उन्हीं का पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, फ्रेश वाटर। जब वो समंदर में मिल जाता है तो वो पानी बेकार हो जाता है, क्योंकि वो पानी खारा हो जाता है। अब यही होगा कि जब वो तेज़ी से पिघलेंगे, तेज़ी से पानी समंदरों में जाएगा और वो पानी वेस्ट होता जाएगा। वाटर क्राइसिस के भी उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो वाटर क्राइसिस के लिए सिर्फ हमारे लिए चांसेस नहीं है, हर उस कंट्री के लिए, क्योंकि जिनमें ये नहीं भी है। क्योंकि हर कंट्री की कैपेसिटी उतनी है जितनी की उसको ज़रूरत है। और जब वो ज़रूरत से बढ़ जाएगा तो फिर जाहिर है कि ये सारा का सारा वेस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि जब
ग्लेशियर्स पिघल गए तो वो ज़ाहिर है कि सारे के सारे गए समंदर के अंदर, ओशंस के अंदर, वहाँ पे वो खारे पानी में मिल गए और उसका लेवल बढ़ गया, यानी कि जितनी सतह उसकी पहले थी वो उससे ऊपर आ गया। ऐसे में वो शहर या वो मुल्क जो स्पेशली आइलैंड मुल्क जिन्हें हम कहते हैं, फिजी हो गया, फिलीपींस हो गया, और भी शायद चंद एक हो, मुझे एग्जैक्टली सबके नाम नहीं याद आ रहे, इसमें सिंगापुर, बांग्लादेश और इजिप्ट का जिक्र किया होगा, तो ज़ाहिर है ये भी होंगे। तो ये लोग सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। जो तो आइलैंड्स हैं वो तो ज़ाहिर है कि वो पानी के नीचे चल जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि आपका सी लेवल बढ़ने से आपके कुछ मुल्क एक्सट्रीमली इम्पैक्ट होंगे, वहाँ पे फूड का, लैंड का, जॉब का, हर चीज़ का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। और जो तो ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, जो कि वाकई पानी के नीचे जा चले जाएंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब मुल्क ही ख़त्म हो गए तो फिर पीछे क्या बच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लॉन्ग टर्म इफेक्ट डिजर्टिफिकेशन का होगा। जिन इलाकों से पानी निकल जाएगा और वहाँ पे पानी की किल्लत हो जाएगी तो फिर वहाँ पे होगी डिजर्टिफिकेशन। ज़ाहिर है कि हमें ये नहीं पता कि रेनफॉल कब होनी है, एक्सेसिव होनी है या ड्रॉट्स होने हैं वहाँ पे। तो ऐसे में डिजर्टिफिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जब डिजर्टिफिकेशन होगी तो हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ बच नहीं जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फूड इनसिक्योरिटी का और वाटर का। देखें, हमने बात की कि डिजर्टिफिकेशन हो गई। जब डिजर्टिफिकेशन हो गई तो ज़ाहिर है कि हमारी फार्मिंग हो नहीं रही, हम प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे, तो फिर हमारे लिए फूड का शॉर्टेज हो गया। पानी वही है जो पहले ग्लेशियर से बह के समंदरों में गया, समंदरों से उसने डिजर्टिफिकेशन कर दी, तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास फूड एंड वाटर इनसिक्योरिटी हो जाएगी। ये फूड एंड वाटर इनसिक्योरिटी सिर्फ हमारे लिए नहीं होगी, ये एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, मरीन लाइफ के लिए, और इवन जो आपके पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनके लिए भी होगी। नेक्स्ट पैरा हमारे पास पैरा नंबर 16। अब हमने ये देखा कि जब हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा तो फिर हमारे साथ होगा क्या। एक्सटिंक्शन ऑफ वेरियस स्पीशीज। इंसान की अमवात भी होंगी, जानवरों की, परिंदों की, और जो मरीन लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होगी। ये सारा कुछ क्यों होगा? क्योंकि फूड और वाटर इनसिक्योरिटी हो गई है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो गई हैं, हमें मूव करके माइग्रेट करना पड़ेगा उन इलाकों की तरफ जहाँ पे हमें कुछ खाने पीने को मिल जाए। अगर हम माइग्रेट ना कर पाए तो फिर क्या है, एक्सटेंशन ऑफ वेरियस स्पीशीज है। और ऐसा ज़्यादातर होने के इम्कानात बर्ड्स एनिमल्स के साथ है, क्योंकि वो मूव करते रहते हैं, उनके ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं, उनके फेवरेट टेम्परेचर होते हैं। अब आप खुद देखें ना, एक लफ्ज़ है पोलर बियर। पोलर बियर वैसे ही ठंडे इलाकों का एक जानवर है, क्या वो यहाँ पे आके पाकिस्तान में रह सकता है? पॉसिबल नहीं है। इसी तरह यहाँ के जानवर वहाँ जाके नहीं रह सकते। जो माइग्रेट नहीं कर सकेंगे, एक्सट्रीम वेदर्स को नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, वो एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे। नंबर 17 है हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, कि ये सारा कुछ तो हो रहा है, तो लेकिन अब दुनिया ने क्या सोचा इसके बारे में? तो दुनिया ने काफ़ी कुछ सोचा है, और 1987 में सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसकी वजह ये थी कि इन लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल को, और इन्होंने वजूहात तलाश की, तो इन्हें पता लगा कि CFC एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है ओजोन डिप्लीशन का। फिर इन लोगों ने डिसाइड, सारी कंट्रीज़ ने ये करना शुरू कर दिया, जो भी इसकी पार्टीज़ थी जिन्होंने रेटिफाई किया इसको, कि हमें CFC को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके लिए इन्होंने कोशिशें भी की, और 2009 तक कहा जाता है कि CFC एमिशन जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए। बेसिक फोकस इनका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल के ऊपर ही था, कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल के ऊपर इनका नहीं था। CFC को इन लोगों ने रिड्यूस कर लिया हुआ है। और नेक्स्ट अब हम पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है क्योटो प्रोटोकॉल का। 1997 के अंदर ये आया था, और इसके तहत ये था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को छोड़ दें, उसके अलावा बाकी ग्रीन हाउस गैसेज के ऊपर काम करें, और स्पेशली CO2 के ऊपर काम करें। हमें CO2 को एलिमिनेट करना है, लेकिन इसके ऊपर मिक्स रिव्यूज़ आए। कुछ कंट्रीज़ ने इसके ऊपर काम किया, लेकिन कुछ ने इसके ऊपर काम नहीं किया। ना काम करने वाली कंट्रीज़ कौन सी हैं? ना काम करने वाली कंट्रीज़ बड़ी इकॉनमीज़ हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ अमेरिका की, तो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये फेल हो चुका है, लिहाजा हम इसके ऊपर बहस नहीं करेंगे ये फेल हुआ है या पास हुआ है। हम सिर्फ इसका जिक्र करेंगे, इस पे तज़किरा करेंगे कि ये भी एक प्रोटोकॉल था, और इसके तहत CO2 को जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई थी। दैट्स इट, हम कंट्रोवर्सीज के अंदर नहीं जाएंगे। पैराग्राफ में हमारे पास एक और ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि अर्थ समिट का है। 1992 के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने कॉन्फ्रेंस करवाई, जिसे हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। 172
मुल्कों ने इसमें शराकत की और इसका मेन एजेंडा ये था कि आप स्क्रूनिटी करें पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन की, या अपनी प्रोडक्शन के जो तरीक़ेकार है ना उसको देखने की कोशिश, उसका तज़किया करें और उसमें जो जो ख़राबी है उनको सही करने की कोशिश कर लें। और मेन फोकस इसका ये था कि प्रोडक्शन टॉक्सिक कंपोनेंट्स की और उसके अलावा गैसोलीन, पॉइजनस वेस्ट, रेडियो एक्टिव केमिकल्स, इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें और कमी करने की कोशिश करें फॉसिल फ्यूल्स वगैरह या उन गैसेस के अंदर जो कि किसी ना किसी हद तक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए या उसको इम्पेक्ट कर रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए, उसके अलावा जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पोल्यूट कर रही है एयर को, ये सारा कुछ इसके अंदर डिस्कस हुआ है कि बेसिक एजेंडा इसके ऊपर सिर्फ यही था कि आप स्क्रूटिनाइज करें उन एरियाज़ को जो कि आपके ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। पैरा के अंदर हमने पेरिस एग्रीमेंट का जिक्र किया है कि ये 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि ये फॉर द फर्स्ट टाइम था जिसके अंदर तकरीबन सारी कंट्रीज़, अगर आप कह दें कि इसका हिस्सा बन चुकी हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। हर कंट्री स्पेशली उसके अंदर फिर जॉइंट एफर्ट्स की बात होनी शुरू हो गई। ग्लोबल थ्रेट है तो फिर उसको ग्लोबली यानी मिलजुल के हल करने की कोशिशें, उस पर बातचीत होनी शुरू हो गई, यानी कि हम ग्लोबल रिस्पॉन्स देंगे इस थ्रेट को, ये इसका मेन एजेंडा था। और साथ में ये बात की गई कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स थे कार्बन के, हम उन्हें मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये सारा कुछ इसका मेन थीम था। सेकेंडली इसमें यह भी था कि डेवलप कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने ये भी ख्वाहिशें जाहिर की, या आप इसे जिस तरह मर्जी लिख लें, कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन करने की या कोऑपरेट करने की कोशिश की है डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, कि सब मिलजुल के काम करें और इसे टैकल करें। नंबर 21 के अंदर हमने डिस्कस किया है कि अब रेमेडीज़ क्या है हमारे पास इस थ्रेट को डील करने के लिए। तो सबसे पहली रेमेडी ये है कि फॉसिल फ्यूल की रिडक्शन की जाए। कोयला बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं, अब हमें बस कर देनी चाहिए। जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं या जो भी इस्तेमाल वगैरह है उसको आप ख़त्म करें या उसको लिमिट करें ताकि कार्बन एमिशंस कम हो सकें, और कोशिश करें कि आप स्विच हो सके रीन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने डिस्कस करना है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं आप उनका इस्तेमाल करें। कोयला चूँकि हम डिस्कस कर चुके, बहुत इस्तेमाल हो गया, उसका बहुत नुकसान है, कार्बन जाता है, वो खला में मिल जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो इस्तेमाल कर सकते हैं हम? रिन्यूएबल में सोलर, विंड, टाइडल, बायोमास वगैरह आ जाते हैं, लेकिन इन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट सोलर है, क्योंकि हर दिन सूरज निकलता है और उसकी जो एनर्जी है हम वेस्ट करते हैं। अगर हम उस एनर्जी को प्रॉपरली इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जैसे कि अब सोलर पार्क्स लगने शुरू हो गए हैं तकरीबन हर कंट्री में, चाइना में बड़े ज़बरदस्त लगे हैं, पाकिस्तान में लग रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा शिफ्ट होगा। आप अपनी ज़रूरियात भी पूरी करेंगे और आप इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एज अ रिन्यूएबल सोर्स यूज़ कर लें, लेकिन क्योंकि इसके अभी तक कोई इतने असरात नज़र नहीं आए एमिशंस के जो कि आपके ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट करें, लेकिन इससे जुड़े हुए और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। एक मसला तो ये है कि ये प्लांट्स बहुत महंगे होते हैं। दूसरा ये है कि जब आप इन प्लांट्स का अगर कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, जैसे ये फुकुशिमा डाइची प्लांट की जापान में हुई थी, तो वो मेंशन कर दिया है, उसके हेल्थ और एनवायरनमेंट नुकसान फिर हो सकते हैं। सेकेंडली, आप जब भी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करोगे या टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करोगे एनर्जी के लिए, तो फिर उसके वेस्ट का क्या करोगे? यहाँ पे तो पुराने वेस्ट संभाले नहीं जा रहे, तो फिर न्यूक्लियर वेस्ट आपने कहाँ डंप करने हैं? ज़मीन में करोगे तब नुकसान है, समंदर में करोगे तब नुकसान है। खैर, वही हमने इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिया कि क्या हम इसके डिस्पोजल को और बाकी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। अगर मैनेज कर लेंगे तो फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को भी कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है डेवलपिंग न्यू लो कार्बन एंड जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी। रिसर्च और डेवलपमेंट हम करें उन चीज़ों के ऊपर जो हमें फ़ायदा दें। जैसे लो कार्बन टेक्नोलॉजी अगर हम इस्तेमाल करते हैं, करंट रिसर्च की बात की रहे हैं, तो बैटरी टेक्नोलॉजी और सोलर सेल्स जो हैं ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल है और जो कि अब तक इन्वेंट हो चुके हैं। इसके अलावा भी हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जब तक हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहेंगे हमें फ़ायदा होता रहेगा। तो ये एक पॉइंट होगा कि हमें नई टेक्नोलॉजीज़ बनानी चाहिए, लो कार्बन हो और ज़ीरो कार्बन हो जो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि प्रोमोटिंग क्लीन फ्यूल व्हीकल्स। हमने देखा कि एआई सपोर्टेड कार या ड्राइवरलेस कार्स भी अब आनी शुरू हो गई हैं। उसके अलावा हाइब्रिड कार्स और इलेक्ट्रिकल कार्स भी काफ़ी देर से यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि फ्यूल एफिशिएंट भी हैं और वो फ्यूल भी इलेक्ट्रिकल कार तो वैसे ही फ्यूल इस्तेमाल नहीं करती, हाइब्रिड कार्स में भी फ्यूल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डलता है। तो ऐसे में हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। ये कार्स एक्सपेंसिव हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो ऐसे में अगर ग्लोबल थ्रेट है और उसे ग्लोबली रिस्पॉन्स देना है तो फिर उसे ग्लोबल कॉपरेशन के थ्रू देना चाहिए। आप इन चीज़ों को एक्सेसिबल बनाएं, इन चीज़ों को प्रमोट करें, बनाएं और लोगों की एक्सेस में दें, ताकि वो
इनको इस्तेमाल करें और आपका ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कम हो सके। ज़ाहिर है कि जब आपके वो गंदे तेल वाली गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, डीजल गाड़ियाँ, तो अब वैसे भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं, जो चलती पिछली गली में थी और आवाज़ यहाँ तक आती थी। इस पॉइंट है हमारे पास, फॉरेस्टेशन कैन मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग। हमने देखा कि हमने जब डिफॉरेस्टेशन की तो नुकसानात हुए। अब हम फॉरेस्टेशन करेंगे, यानी मज़ीद जंगलात को प्रमोट करेंगे, या जो जंगलात बच गए हैं, नेचुरल हैबिटेट्स हैं, उनको हम बचाने की कोशिश करेंगे। नए जंगलात की अगर मैं आपको मौजूदा टाइम में मिसाल दूं तो बिलियन ट्री सुनामी इसकी बेहतरीन मिसाल है। ना सिर्फ हमें तो हम पाकिस्तान में हमें इसका पता है, अगर हम सर्च करें हमें शायद कोई ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी इसका मिल जाए, लेकिन बेसिक मकसद उसके पीछे क्या है? उसके पीछे मकसद यही है कि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ा जाए। आप जितने ज़्यादा दरख्त पौधे लगाएंगे वो उतनी तपिश को उतना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, कार्बन कंटेंट को उतना स्टोर करेंगे और आप सेफ रहेंगे। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, फॉरेस्टेशन को आप प्रमोट करें, नए पौधे नए प्लांट्स लगाएं, और जो पुराने हमारे पास नेचुरल बच गए हैं, अमेज़ॉन के जंगलात में आग लगी और बहुत सारे मसले मसाइल हुए हमने देखा, हमें उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है ताकि हमें ग्लोबल वार्मिंग से ये बचा सकें। पॉइंट हमारे पास है कि रिड्यूस करें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। डेवलप कंट्रीज़ तो पहले ही इन चीज़ों को छोड़ चुकी हैं, चूँकि उन लोगों के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उन लोगों के पास पैसा है, उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, वो उसे इस्तेमाल करते हैं, मास प्रोडक्शन लेते हैं और वो बेहतरीन अपना काम चला रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ वाले, हमारे पास कोई हल नहीं है, हमें फिर वही फर्टिलाइज़र वही पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना पड़ते हैं। हमारे अलावा और भी बहुत सारे गरीब लोग मौजूद हैं जो कि अफ्रीका में हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम इसको किस तरह ग्लोबली रिस्पॉन्स करें? जो जिन कंट्रीज़ के पास ये टेक्नोलॉजीज़ है वो सपोर्ट करें, हेल्प करें, चाहे वो लीज एग्रीमेंट्स के थ्रू फैसिलिटेट करें। जब तक डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगी, हम ग्लोबल थ्रेट्स कोई भी हो, ना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग, कोई भी और मसला हो, हम compete नहीं कर सकते। लिहाजा हमें उनसे हेल्प लेनी चाहिए, उन्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए। पॉइंट वही है जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ग्लोबल कंट्रीब्यूशन। डेवलप कंट्रीज़ सपोर्ट करें, हेल्प करें डेवलपिंग कंट्रीज़ को, मिलजुल के काम करेंगे तो फ़ायदा सबका है, अकेले अकेले काम करेंगे तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये हमारा पॉइंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए हमें ग्लोबल कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, और हमारे साथ डेवलप कंट्रीज़ ताउन करें। ये लास्ट पॉइंट था, कंक्लूजन आप खुद लिखेंगे। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।